फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन का हम पार्ट 3 आपके लिए सामने लेके प्रस्तुत हैं आज। इसके पहले 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के प्रयोग के हम स्पोकन फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल सकते, धारा प्रवाह के साथ नहीं बोल सकते हैं, न तो कोई मूवी समझ सकते हैं जो अमेरिकन और ब्रिटिशर बोल देते हैं। हॉलीवुड की मूवी हम देखते हैं, ना न्यूज़ जो है अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए अब दूसरे की बात को समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम अच्छे लिसनर होंगे तभी हम अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। तो अभी इसके पहले हम प्रोनाउन प्लस जो है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन फॉर्म बना चुके हैं। अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। आज की सेशन में हम वर्ब प्लस वर्ब, 2 वर्ब एक साथ आ जाए, उनका कंस्ट्रक्शन फॉर्म कैसे बनता है तो उसको देखेंगे। जैसे देखिए, कुड हैव का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कंस्ट्रक्शन फॉर्म कुड हैव। कुड हैव का कंस्ट्रक्शन फॉर्म क्या होगा, कुड हैव। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरह से शुड हैव का क्या हो जाएगा, शुड हैव। वुड हैव का क्या हो जाएगा, वुड हैव। इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म होता है। इसी तरह से कोई भी मॉडल एग्जाम उसके साथ हैव रहेगा तो पहला पार्ट रख के लास्ट में एपोस्ट्रोफी भी ई कर देते हैं। तो अब एग्जाम्पल भी कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे उसके पास एक किताब हो सकती है, तो देखिए कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी होता है, पास्ट में भी हो सकता है। पास्ट में होगा तो सका जा सकता था, प्रेजेंट में सका। जिससे इसके अलावा कुड का प्रयोग नम्र निवेदन के लिए भी हो सकता है। जैसे कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज़। इस तरह से इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ आप मेन पॉइंट जानिए। तो जैसे उसके पास एक किताब हो सकती है, ही कुड हैव ए बुक। कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसका, तो ही कुड हैव ए बुक, ही कुड हैव ए बुक। तो यहाँ कुड हैव हो गया, स्टार्ट फ्रॉम कुड हैव का हो गया, ज़्यादा टाइम लगेगा कुड हैव करके छुट्टी ले लेंगे। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ आपको यह भी ध्यान देना कि कुड के साथ हैव मेन वर्ब के रूप में भी आ सकती है और हैव एक्जालरी वर्ब के रूप में आ सकती है। अगर कुड के साथ हैव आया है, हैव के बाद कोई और वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये मेन वर्ब है। यहाँ हैव क्या है, एज ए मेन वर्ब आया है। तो आगे देख लेते हैं, कुड का एज ए हेल्पिंग वर्ब भी होता है प्रयोग, तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिसे वह मुझसे मिल सकता था, तो ही कुड हैव मेट मी। अब यहाँ देखिए कुड आया है, इसके साथ देखिए हैव भी आया है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। हेल्पिंग वर्ब या एक्जालरी वर्ब, क्योंकि ये अलग से मेट आया है तो ये मेन वर्ब है। तो जब ऐसा भी आएगा, कुड के साथ हैव आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म अलग से आएगा, तो इसकी हिंदी कभी भी सकता है नहीं होगा, सकता था होगा। जैसे वह मुझसे मिल सकता था, ही कुड हैव मेट मी। तो ये ऐसी कोई बात होती है जो भूतकाल में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। जैसे वो मुझसे मिल सकता था लेकिन मिला नहीं, हमेशा यही सेंस रहेगा, ही कुड हैव मेट मी बट ही डिडंट मेट। इस तरह का सेंस रहेगा इसमें। तो इसके ऊपर भी आपको आगे वीडियो मिलेगी। तो क्या होता है, पास्ट की बात होता है, कोई भी मॉडल निकाल रहे हैं तो उसके साथ हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आएगा तो पास्ट का अर्थ निकालेगा, उसके हिंदी वाक्य के अंत में था आएगा। कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो जैसे ही कुड हैव मेट मी, इसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म क्या है, कुड हैव का कुड हैव हो जाएगा मेट मी, वह मुझसे मिल सकता था। तो इस तरह से आप फॉर्मल इंग्लिश में नहीं, स्कूल ऑफिस में, पेपर में, आप स्कूल में आप ऊपर वाला लिखेंगे, नीचे वाला स्पोकन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं तो दोनों जगह काम देगा, इसलिए दोनों साथ में समझने से अच्छा रहेगा। तुम नदी पार कर सकते थे, यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर। ये आपका फॉर्मल इंग्लिश में होता है। इसी कंस्ट्रक्शन फॉर्म क्या है, यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर, स्पोकन में ऐसे कहेंगे। तो नदी पार कर सकते लेकिन पार नहीं की। अब यहाँ पे क्या है, देखिए हैव के साथ अलग से मेन वर्ब आया है, तो ये हैव आपका एक्जालरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म में भी है। उसके पास खुद का घर होना चाहिए, तो इसकी अंग्रेजी क्या है, ही शुड हैव हिज ओन हाउस। तो ही शुड हैव, यहाँ देखिए शुड के साथ हैव आया है, एक्जालरी वर्ब है, नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए, चाहिए के साथ था भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हैव के बाद अलग से कोई मेन वर्ब नहीं आया, तो ये हैव क्या आपका मेन वर्ब ही होगा। ये शुड आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। ही शुड हैव हिज ओन हाउस, उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, जहाँ हैव के साथ मेन वर्ब अलग से आती है। जैसे ही, उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए था, ही शुड हैव हिज ओन हाउस। तो शुड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव आपका ये भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है, क्योंकि दोनों मिलकर हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे हैं। हैड अलग से मेन वर्ब आ गया है। इस तरह से हैव मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम सकता है। तो ही शुड हैव हैड हिज ओन हाउस, उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए था। अब यहाँ क्या है, हैड जो है पास के अर्थ में, पास या रखने के अर्थ में हैड लगा है। हैड मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इस तरह से शुड का भी प्रयोग होता है, कोई काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, उसके पास खुद का घर होना चाहिए था लेकिन नहीं है, इस तरह का सेंस उसमें रहता है। वह अगले मिनट निकल चुकी होगी। अब वुड हैव का एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह अगले मिनट निकल चुकी होगी।
दोस्तों इसमें वह अगले मिनट निकल चुकी होगी, तो होना चाहिए था ये, तो आपका ही सही रहेगा, या तो इसको होगी कि रहेगा तो इसको सी बना लीजिए। तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ होगा कर लीजिए। अगले मिनट निकल चुका होगा। ही वुड हैव लेफ्ट अनदर मिनट, वुड हैव लेफ्ट अनदर मिनट। तो वुड हैव, आप वुड और हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट जो है अलग से मेन वर्ब आया है। तो मिनट, अगले मिनट निकल चुका होगा, ठीक है, ऐसा कल्पना किया जा रहा है, वो बात अलग है, नहीं निकला। तो अगला, तो ही वुड हैव लेफ्ट का ही वुड हैव लेफ्ट अनदर मिनट, तो लेफ्ट अलग से मेन वर्ब होता है, इस तरह से मेन हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डबल कंस्ट्रक्शन का भी यहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ही वुड का शॉर्ट फॉर्म हीड हो जाएगा और हैव का उसमें कंस्ट्रक्शन ही डब लेफ्ट एंड द नट। दोस्तों इस तरह से भी आप इसका प्रयोग बना सकते हैं। फिलहाल वैसे डबल कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना नहीं चाहिए, लेकिन बोलचाल में आजकल होने लगा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। वैसे आप इसके प्रयोग से बचें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हर जगह नहीं, कहीं कहीं आप कर सकते हैं, कहीं कहीं नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक शुद्ध बोलचाल के लिए अगला आदमी समझ पाए तो एक ही कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना चाहिए, जिसे आपको थोड़ा बता देना है। पॉइंट, एक सेंटेंस या पीरियड तक केवल एक ही कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना चाहिए। इसका क्यों एक ही करना चाहिए? एक सेंटेंस या पीरियड तक एक ही कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करें तो ज़्यादा सही है, ये अच्छा माना जाता है। बाकी आप कर सकते हो, बोलचाल में सब कुछ सही है, बहुत लोग करते हैं, तो कुछ कंट्री वाले ज़रूर करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए अपना अपना रूल है, तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन वैसे बेहतर हमारे हिसाब से ये होगा कि आप एक सेंटेंस या पीरियड तक केवल एक ही कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करें, यही करना चाहिए, ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल एक ही कंस्ट्रक्शन तक करने के लिए कौन अच्छा माना जाएगा, कुछ इस पर एनालिसिस करते हैं। आई हैव नॉट डन, मैं नहीं किया हूँ, तो इसको आई हैवेंट डन कहना ज़्यादा बेटर माना जाएगा, ठीक है, ये सही है, ज़्यादा बेटर। आई वेंट डन ये अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आई हैव डन, ये तो देखिए आई हैव डन नॉट हटा दीजिए, तब आई हैव डन सही है। तो इस तरह से एक ही कंस्ट्रक्शन का प्रयोग एक पीरियड तक एक सिंपल सेंटेंस में जो है अच्छा माना जाता है, तो आप ऐसा प्रयोग करिए करिए, अगला आदमी भी समझ लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम नॉट हैंग्री, तो आई एम नॉट हैंग्री इसका दो तरह से बना सकते हैं, ये भी सही है, या आई एंट हैंग्री, ये भी सही है। आई एमेंट ना करके आई एंट कर दीजिए, ये भी सही है। तो लेकिन ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, आई एम नॉट हंग्री अच्छी इंग्लिश मानी जाती है, ठीक है। आई एंट, ये सब एंट अमेरिकन उत्पत्ति से बने हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन आई एम हंग्री जो है गलत माना जाता है। इस तरह से डबल कंस्ट्रक्शन का प्रयोग आप एक सिंपल सेंटेंस में या एक पीरियड तक करने से बचिए। अब चलिए देख लेते हैं कैटेगरी 4 भी आज देख लेते हैं। कैटेगरी 4 क्या है? मिसलेनियस सेंटेंस, मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन है। तो कैटेगरी 4 में हम क्या देखेंगे? मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन। तो मिसलेनियस कंस्ट्रक्शन मतलब कि मिले जुले संकुचन या संक्षेपण। जैसे लेटस का हम क्या लेट्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैडम का मैम कह देते हैं, तो डिक एपोस्ट्रोफी लगा दिए, डी हट गया। कंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ द क्लॉक को हम हमेशा ओ क्लॉक ही कहते हैं। जैसे 2 o'clock 2 बजे हैं तो कहते हैं। अब यहाँ कुछ अमेरिकन उत्पत्ति भी हैं, जैसे गोइंग टू को गोना भी कहते हैं। कंस्ट्रक्शन अमेरिका वाले ये सब ज़्यादा बोलते हैं, तो टू की जगह ए कह देते हैं मिला के। वांट टू या वांट ए के वाना कहते हैं। तो लेकिन इसमें भी कुछ ध्यान देने वाली बात है, गोइंग टू के साथ यहाँ जब गाना होगा तो गोइंग टू मेन वर्ब नहीं रहेगी, इसके साथ एक अलग मेन वर्ब, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्लीप, वह सोने जा रहा है, तो ही गोना स्लीप ऐसे कह देंगे। तो इस तरह से गोइंग टू को गाना स्लीप कह सकते हैं, गोइंग टू स्लीप। लेकिन ही गोइंग टू स्कूल अगर है तो स्कूल क्या है आपका नाउन है, तो ये नाउन जो है नहीं कर सकते हैं प्रयोग तब गाना। इस तरह से कुछ इसमें डिफरेंस भी है, इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे इसके बाद। गोइंग टू का गाना, वांट टू या वांट ए को वाना भी कहते हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वांट टू या वांट ए रहेगा तब भी वाना हो जाएगा। लेकिन अगर वांट्स रहेगा, वांट्स जैसे ही वांट्स ए पेन, तो इसका वाना नहीं हो पाएगा, इसमें भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो वांट या वांट ए रहेगा तब भी, जैसे दे वांट ए पेन या दे वांट टू गो, तब दे वाना गो हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। अभी के लिए आप जानते रहिए कि ये जो है इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन है, उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होने रहा है, अमेरिकन उत्पत्ति है, हो रहा है, इसलिए जानते रहिए। आगे सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर। गाट टू को गाटा होता है, ठीक है, गाट टू को गाटा, या जैसे हैव गाट टू गाटा, ठीक है, इस तरह से भी इसका प्रयोग होता है। गिमी को गिमी शॉर्ट में कहते हैं,
लेट मी कॉल मी, ये सब अमेरिकन वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। डोंट नो को डोनो कह देते हैं, डोंट नो कह के डोनो, जैसे ठीक है, यू डोंट नो को यू डोंट नो, ऐसे शॉर्ट में कह देते हैं। व्हाट आर यू या व्हाट हैव यू, इसके इसको एक शॉर्ट में वाचो कह देते हैं, ठीक है, वाचो शॉर्ट में कह देते हैं। तो ये सब जैसे बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कह दें कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तो व्हाट यू गोना डू, इससे देख सकते हैं। गोइंग टू को गोना कह देंगे, व्हाट हैव की वाच कहेंगे। इस तरह से इसके ऊपर आगे आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। इस ये सभी जो बताएं इसका मेन एग्जांपल देख लेते हैं। जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो मिलेगी उसका नहीं एग्जांपल देना है ज़्यादा, बाकी जिसके ऊपर नहीं देना है सेपरेट वीडियो समझ लेते हैं। जो अमेरिकन उत्पत्ति है उसके ऊपर विशेष रूप से हम आगे वीडियो बनाएंगे। बाकी एग्जांपल देख लेते हैं। आओ चलें, ऐसे आओ चलें कहेंगे लेट अस गो, फॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं लेट अस गो स्कूल में लिखने के लिए आप लेकिन लेट्स गो बोलचाल में कहते हैं लेट्स गो, आओ चलें। अब आओ घर चलें, इसमें अगर आओ घर चलें, आओ क्रिकेट खेलें, जो भी चलना है तो उसी को जोड़ दीजिए, लेट अस गो होम कर देंगे या लेट्स गो होम, इस तरह से बोलते हैं। 10 बजे हैं तो 10 बजे कहेंगे इट इज़ 10 o'clock, ठीक है। 10 o'clock, इस ऑफ ओ क्लाक का हम हमेशा ऑफ क्लाक का जो है क्या कहते हैं, ऑफ द क्लाक कभी कहते नहीं हैं, ओ क्लाक ही कहते हैं। इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में हम गोटा वाना ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे। वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी वो भी, क्योंकि उसका बोलचाल में प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अगर हमको दूसरे की बात को समझना है तो हमको इनको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में भले नहीं लिखना है लेकिन अपने जानकारी के लिए होना चाहिए, क्योंकि तभी हम बोल पाएंगे, समझ पाएंगे दूसरे की बात को। कितना भी इंग्लिश पढ़ लें, अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम इनकम्प्लीट अपने आप को फील करेंगे। तो इसलिए आपको इसकी जानकारी होना चाहिए। एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंग्लिश स्पीकिंग करना, समझना, तो इसलिए आप इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। न्यूज़ सुनिए, मूवी देखिए इंग्लिश के हॉलीवुड की, तो उससे आपकी भी स्पोकन मजबूत होगी, लेकिन उसको देखेंगे तो समझने में कम आएगा, इसलिए इसको जानते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। आगे मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए, और आपको हम इस तरह से आपकी पूरी हेल्प करते रहेंगे, कैसे लैंग्वेज को समझा जाए, बोला जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।